गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज न्यू चैप्टर है फिजिक्स सेकंड में। हालांकि टर्म मंडे के हिसाब से टर्म होना चाहिए था फिजिक्स फर्स्ट पेपर का, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है हाफ अर्ली तक का, और इसमें थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था, जिस चक्कर में हमने आपको ये इस वीक में पूरे में सेकंड पेपर चला लेंगे। इससे कुछ हमारा बेनिफिट हो जाएगा कि वो ये है कि ये कोर्स भी पूरा हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। चैप्टर नेम है थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या आखिर है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा का अन्य रूपों में स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में या ऊर्जा के अन्य रूपों में स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक कहलाती है। अतः ऊष्मागतिकी की निकाय क्या है? ब्रह्मांड का वह भाग जिसकी ऊष्मागतिकी का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाती है, जिसके लिए भी बात की गई। ठीक है, परिवेश। परिवेश माने होता है सराउंडिंग, उसके चारों ओर आखिर क्या है। ठीक है, तो परिवेश की बात करेंगे। निकाय की सीमा से लगा वह क्षेत्र जो निकाय से द्रव्य ऊर्जा का विनिमय माने एक्सचेंज, आदान प्रदान कर सकता है, परिवेश कहलाता है। निकाय के प्रकार भी हैं। निकाय मीन्स सिस्टम, हम लोग निकाय कहते हैं, सिस्टम कह देते हैं की बात रहती है। कई प्रकार के हैं, जैसे खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय। खुला निकाय का मतलब वे निकाय जो परिवेश के साथ द्रव्यमान और ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं, खुला निकाय कहते हैं। जो परिवेश के साथ द्रव्यमान और ऊर्जा का विनिमय यानी एक्सचेंज कर सकते हैं, खुला निकाय कहलाता है। और बंद निकाय, जो ऐसे निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान तो कर सकते हैं, परंतु द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो बंद निकाय कहलाते हैं। ठीक है, या थोड़ा सा अंतर है खुले निकाय बंद निकाय में। बंद निकाय में द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो सकता है और ऊर्जा का विनिमय तो दोनों कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया खुला और बंद में। विलगित निकाय में आइसोलेट, ये कहते हैं कि बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, तो आइसोलेट माने जिसमें से आदान प्रदान ना ही हो, ना तो द्रव्यमान का और ना ही ऊर्जा का, ऐसा विलगित निकाय कहलाते हैं। जैसे थर्मस में रखा हुआ पानी। ठीक है, अब ऊष्मागतिकी प्रक्रम भी कई प्रकार के होते हैं। प्रक्रम माने उनके प्रोसेस क्या क्या हैं। जैसे समतापी प्रक्रम है। समतापी प्रक्रम है आइसोथर्मल, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहता है। और समतापी प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहता है। देखिए, समतापी है मैंने समान ताप हो जाएगा, ताप स्थिर हो गया। समदाबी माने दाब स्थिर हो गया। दोनों में थोड़ा सा अंतर है और नाम से परिभाषा मिल जाती है। रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबेटिक, वह प्रक्रम जिसमें निकाय परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान न कर सके, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, वो रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सम आयतनिक प्रक्रम, वह प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर रहता है, चूँकि सम आयतन लग गया तो सम आयतनिक हो गया। चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम का मतलब है वह प्रक्रम जिसमें निकाय अनेक परिवर्तन के पश्चात प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, घूमता घूमता वो अपनी जगह पर ही आ जाएगा, तो चक्रीय हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा वो। ठीक है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम दोनों ही है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ऐसे प्रक्रम जिसमें निकाय में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कारक को विपरीत दिशा में लगाने पर विपरीत दिशा में होने लगता है। यदि कारक जो है परिवर्तन होने का उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो वो पूरा प्रोसेस ही अपोजिट हो जाता है। यदि ऐसा ना हो तो अनुक्रमणीय हो जाएगा, और यदि प्रोसेस भी उसी अकॉर्डिंग चल रहा है तो उत्क्रमणीय हो जाएगा वो। ठीक है, अब आता है शून्य कोटि की नियम, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम। शून्य कोटि का नियम बहुत इजी सा है। जैसे तीन दोस्त होते हैं ए बी और सी, ए बी से परिचित है, ए सी से परिचित है, ये भी कह सकते हैं ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए और सी भी आपस में दोस्त होंगे। ठीक उसी प्रकार से नियम लगता है। यदि दो निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय सी से के साथ तापीय संतुलन में हो, ताप यहाँ पे ऊष्मागतिकी इसलिए तापीय संतुलन कहेंगे,
वरना व्यवहारिक भाषा हमने आपको एग्जाम्पल दिया दोस्तों के लिए, तो दोस्ती में रहेगा वो। तो ये तापीय संतुलन में हो तो परस्पर भी तापीय संतुलन में होंगे, ठीक है। अथवा कोई दो निकाय ए तथा बी अलग अलग किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय संतुलन में है, तो तीनों निकाय ए बी सी परस्पर तापीय संतुलन में होंगे। ये ऊष्मागतिकी का शून्य कोट का नियम है। कार्य और ऊष्मा में अंतर हमने दे रखा है, इसको बहुत धीरे से बहुत आराम से पढ़िएगा और लर्न करने की कोशिश करें इसको, ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की बात करेंगे थोड़ा सा। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q दो भागों में प्रयुक्त होती है। नंबर 1 भाग इसका है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और नंबर 2 इसका है निकाय द्वारा किए गए कार्य में। यदि हम किसी भी निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं तो दो भागों में प्रयुक्त हो जाती है, एक तो कार्य में और उसकी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में। तो आंतरिक ऊर्जा वृद्धि डेल्टा U है और कार्य W है, तो Q बराबर U प्लस डेल्टा U प्लस W हो जाएगा। हो जाएगा ऊष्मा बराबर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और कार्य, ठीक। इसी को हमने समाकलन बोल गए, अवकलन के रूप में हमने लिख दिया है, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया है dQ बराबर du प्लस dw, ठीक है। ये लिखा फार्मूला है, वही फार्मूला है, डी लग गया तो पार्शियल हो जाएगा, यानी अवकलन के रूप में आ जाएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी। गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं की बात करते हैं अब हम। विशिष्ट ऊष्मा होती क्या, पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं अथवा एस से भी प्रदर्शित करते हैं, एस। कहीं कहीं पर किसी बुक में सी लिखा हुआ है, किन्हीं बुक में एस लिखा हुआ है, तो अब दोनों से हमने दे रखा है, इसीलिए विशिष्ट ऊष्मा सी बराबर Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, या Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करें, उसमें ऊष्मा का असर क्या पड़ेगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में Q बराबर 0 होता है, टेम्परेचर नॉट 0 होता है, तो C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और समतापी प्रक्रम में Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, चूँकि समान ताप रहता है, टेम्परेचर 0 हो जाएगा, तो C बराबर इनफाइनाइट। यानी कि समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान शून्य और अनंत के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है शून्य और अनंत के बीच में। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब नाम में स्थिर आयतन लग गया तो आयतन को स्थिर कर देंगे। विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन वही रहेगी, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यदि आयतन स्थिर है, स्थिर द्रव्यमान है, तो स्थिर द्रव्यमान पर हो जाएगी, स्थिर आयतन पर है तो स्थिर आयतन पर हो जाएगी Cv, और स्थिर दाब पर है तो हो जाएगी Cp, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। दोनों ही है, Cv स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा और Cp स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ पे स्थिर दाब है, वहाँ पे स्थिर ताप है। दोनों के फॉर्मूले भी लगभग सेम हैं, Cv C फॉर विशिष्ट ऊष्मा, V फॉर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। स्थिर आयतन पर हो गया तो Q अपॉन एम डेल्टा टी हो जाएगा ये। इसी प्रकार Cp Q अपॉन एम डेल्टा टी, बस लिख देंगे P नियत है, उसमें लिख देंगे V नियत है, इतना आसान था, कुछ नहीं करना था, बाकी परिभाषाएं उसकी एक जैसी हैं। अब हमने एक फॉर्मूला दे रखा है, इंटरैक्ट पर रखा था, विशिष्ट ऊष्मा में अंतर या Cp माइनस Cv बराबर R, मेयर का सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है, इसको ध्यान से समझ लेंगे। Cp तथा Cv का अंतर उस कार्य के बराबर होता है जो स्थिर दाब पर 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 केल्विन बढ़ाने में वाह्य दाब के विरुद्ध करना होता है, ठीक है। Cp Cv का अंतर, तो फार्मूला बना Cp माइनस Cv इज इक्वल टू दाब इंटू आयतन में परिवर्तन, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। माना 1 मोल गैस का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोल गैस का ताप T पर आयतन V1 है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दें T+1 कर दें तो आयतन V2 हो जाएगा। तो उसके आयतन में अंतर V2 माइनस V1, तो उसके आयतन में अंतर हो गया है V2 माइनस V1, और इसलिए Cp माइनस Cv बराबर P इंटू V2 माइनस V1, समीकरण 1 बना ली। और आता गैस समीकरण PV इज इक्वल टू RT, तो PV1 इज इक्वल टू RT, PV2 इज इक्वल टू RT+1,
हमने दोनों को सॉल्व किया, PV2 माइनस V1 की वैल्यू R फाइंड कर ली हमने यहाँ से। ठीक, ये तो मैथमेटिकली इंडक्शन आराम से कर सकते हैं। और जैसे ही ये करेंगे हम PV2 माइनस V1 बराबर R, और समीकरण 1 में CP माइनस CB लिखा हुआ था, तो CP माइनस CB बराबर R ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा CP माइनस CB बराबर R का प्रूवमेंट। इसे मेयर का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे दे रखा है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दे रखा है ये, तो ये इसको आप लोग नोट कर लेना। अभी इसको हम कल विधिवत समझाएंगे, कल इसका पूरा ड्राइव भी कराएंगे। थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा सा है, उसमें कुछ कथन है क्लासेस के, कुछ साइंटिस्ट के हैं, और फिर कार्बन यूनियन का होमवर्क देंगे। ये काम आपको करना होगा अपने आप से। ठीक। अच्छा, हमने कुछ सारे इसमें होमवर्क भी हमने दे रखा था आप लोगों को। ये कहीं लिखा है कि बच्चे अपने आप करेंगे, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। यह कार्य आपको गृह कार्य में दिया जा रहा है, इतना सा पोर्शन आपको स्वयं करना होगा। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको नोट करेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस में इसके बाद में ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम थोड़ा सा पोर्शन ही है, और दोष और समता की प्रकरण है, जो आपका 2 या 3 दिन में फिनिश हो जाएगा। फिर आपका रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, ओके।